स्टूडेंट्स, हम पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 जो है इसका सेकंड पोर्शन आज हम डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली हमारा मॉक टेस्ट 3 है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने कुछ एमसीक्यूज की डिस्कशन की। जो रिमेनिंग एमसीक्यूज हैं पंजाब टेनेंसी एक्ट से रिलेटेड वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर इससे पहले आपने मेरी प्रीवियस वीडियो जो है पंजाब टेनेंसी एक्ट के ऊपर इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो मैं पहले आपको रिकमेंड करूंगा कि पार्ट फर्स्ट जो है वो देखें, फिर आप इसकी तरफ आएं और आप इन एमसीक्यूज को समझें। ये एमसीक्यूज आपको क्वेश्चन फॉर्म में आपके ग्रुप के अंदर सेंड किए जाते हैं। हमारे यहाँ जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप इस नंबर पर रब्ता करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो टेस्ट पेपर जो है वो रिसीव कर सकते हैं। तो आइए हम लेक्चर की तरफ आते हैं। हमारा एमसीक्यू है कि रेवेन्यू ऑफिसर अंडर दिस एक्ट आर सेम एज दोज अंडर, यानी इस एक्ट के तहत रेवेन्यू ऑफिसर वही होंगे जो किस कानून के तहत मुकर्रर किए जाएंगे। तो आप याद रखेंगे कि वही रेवेन्यू ऑफिसर्स होंगे जो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत मुकर्रर किए जाएंगे। इसलिए इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? बीटा आएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सूट्स इज कॉग्नाइजेबल बाय द रेवेन्यू कोड, यानी कि मदरजा झेल में से कौन सा मुकदमा रेवेन्यू कोड के दायरे कार में दायरा अख्तियार में आता है। तो याद रखिएगा सेक्शन 77 पार्ट 3 के मुताबिक रेंट के इजाफे या कमी से मुतालिक जो मुकदमात हैं वो रेवेन्यू कोड में काबिल समात है। तो किससे रिलेटेड जो है वो याद रखिएगा, सूट फॉर इनहांसमेंट ऑफ रेंट। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? अल्फा, यानी कि रेंट की का इजाफा या कमी से मुतालिक जो मुकदमात हैं वो रेवेन्यू कोड में जो है वो काबिल समात है। तो इसका आंसर हमारा अल्फा है। नेक्स्ट है, the general superintendence and control over all the revenue officer and courts is vested in the dash, के तमाम रेवेन्यू ऑफिसर्स और तमाम जो रेवेन्यू कोर्ट्स हैं उन पर अमूमी निगरानी और कंट्रोल का अख्तियार जो है वो किसके पास है। तो आप याद रखेंगे सेक्शन 78 के मुताबिक उन पर ये जो अख्तियार है ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का है। तो ये अख्तियार किसके पास है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। General superintendence and control over all the revenue officers and court is vested in the board of revenue. Next है जी, an appeal from an order made by the assistant collector generally lines to the, यानी असिस्टेंट कलेक्टर के हुक्म के खिलाफ अपील आमतौर पर किसके पास दायर की जाती है। तो याद रखिएगा कि असिस्टेंट कलेक्टर के फैसले के खिलाफ अपील जो है हमेशा हमेशा कलेक्टर के खिलाफ जो है वो दायर की जाती है, कलेक्टर के पास जाती है जो उससे हायर अथॉरिटी होता है। इसलिए इसका जवाब क्या आएगा? चार्ली आएगा। नेक्स्ट है जी, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन अपील टू कलेक्टर इज, कलेक्टर के पास अपील दायर करने की मुद्दत या लिमिटेशन पीरियड जो है मुद्दत तहदीद कितनी होती है? याद रखिएगा 30 डेज होती है। और ये सेक्शन 81 ए के मुताबिक कलेक्टर को अपील 30 दिन के अंदर जो है वो दायर करनी लाजमी होती है। नेक्स्ट है जी, ए रेवेन्यू ऑफिसर can review his own order but an application from the review must be made within, रेवेन्यू ऑफिसर अपना ही हुक्म रिव्यू यानी नजरसानी कर सकता है मगर दरखास्त कितना दिनों के अंदर जो है वो दायर करनी चाहिए। तो याद रखिएगा सेक्शन 82(1)(b) के मुताबिक जो दरखास्त है नजरसानी की वो 90 डेज के अंदर दायर करनी चाहिए। इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो चार्ली आएगा, 90 डेज। नेक्स्ट है जी, एन एंट्री इन द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स stating that a landlord may eject a tenant otherwise than in accordance with this act is, यानी कि अगर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में ये अंदराज हो कि मालिक किराएदार को उस एक्ट के मुताबिक तरीकेकार के बगैर बेदखल कर सकता है तो ये अंदराज क्या होगा? उतनी ही हद तक कल अदम होगा, यानी void to that extent, void to that extent चार्ली जवाब होगा, क्योंकि सेक्शन 109 के मुताबिक ऐसा अंदराज void समझा जाएगा क्योंकि ये कानून के खिलाफ है। नेक्स्ट है जी, अंडर सेक्शन 113 अ लैंडलॉर्ड इज इंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द टेनेंट फॉर सीड सप्लाइड, सेक्शन 113 के तहत मालिक किराएदार से बीज के होश क्या वसूल कर सकता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा उतनी ही क्वांटिटी, उतनी ही मिकदार जितनी के दी गई थी, ओनली द क्वांटिटी दैट एक्चुअली बी सप्लाइड। सेक्शन 113 पार्ट 2 के मुताबिक मालिक सिर्फ वही मिकदार बीज की वापस ले सकता है जो उसने जो है वो दी हो और इससे ज्यादा मिकदार वो वापस नहीं ले सकता। नेक्स्ट है जी, पंजाब टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 1952 led to the extinction of existing occupancy rights except on the land owned by,
तो 1952 का ये जो टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट है ना, इसके तहत मौजूदा ऑक्यूपेंसी राइट्स खत्म कर दिए गए, सिवाय जमीनों के जो क्या है, हुकूमत या इक्यू की जो है वो मलकियत समझी जाती हैं। इसलिए जवाब आएगा द गवर्नमेंट आर इक्यू। तो चार्ली इसका जो है वो क्या होगा, आंसर होगा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। और ये बात सेक्शन 114 के मुताबिक सिर्फ हुकूमत या इवेक्यू जो है वो जमीन पर कब्जे की हकूक जो है वो क्या कर सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं। नेक्स्ट है जी, occupancy tenant who paid no rent beyond land revenue and ceases but extinction of the rights under the section 114 became the owner। यानी ऐसा ऑक्यूपेंसी टेनेंट जिसने सिर्फ लैंड रेवेन्यू और सिस अदा किया और उसके हकूक सेक्शन 114 के तहत खत्म हो गए, वो क्या होगा, याद रखिएगा, वो जो है बगैर किसी मुआवजे के मालिक बन जाएगा। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, विदाउट पेमेंट ऑफ एनी कंपनसेशन जो है उसको बगैर किसी मुआवजे के क्या बन जाएगा, मालिक बन जाएगा। सेक्शन 1142 के मुताबिक ऐसे टेनेंट को बगैर कंपनसेशन के मलकियत जो है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास अंडर सेक्शन 115 व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ एरीगेटेड लैंड अ पर्सन ऑन मोर देन 100 एकड़ कैन कीप फॉर पर्सनल कल्टीवेशन। यानी कि सेक्शन 115 के मुताबिक वो शख्स जो 100 एकड़ से ज्यादा जमीन का मालिक है वो जाती काश्त के लिए ज्यादा से ज्यादा कितनी एरीगेटेड लैंड जो है वो रख सकता है। तो याद रखिएगा जो 100 एकड़ का मालिक है वो 50 एकड़ जो है वो रख सकता है। यानी सेक्शन 115 के पार्ट 1 के मुताबिक उसकी जो जमीन रखने की हद है वो कितनी है, वो 50 एकड़ है। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 116 अ लैंडलॉर्ड हु फोर्सिबली इजेक्ट अ टेनेंट इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू। सेक्शन 116 के मुताबिक अगर कोई मालिक किसी किराएदार को जबरदस्ती बेदखल करे तो उसे कितनी मुद्दत तक जो है कैद की सजा हो सकती है, याद रखिएगा 1 ईयर तक। और ये सेक्शन 116 के मुताबिक सजा जो है वो 1 साल तक उसको कैद की हो सकती है। नेक्स्ट है जी, द टर्म गवर्नमेंट इन द टेनेंसी एक्ट में, टेनेंसी एक्ट के में जो टर्म गवर्नमेंट है इसका मतलब क्या है, तो इसका जवाब यही बीटा आएगा। याद रखिएगा इसका मतलब है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट से मुराद सेक्शन 4 पार्ट 1A के मुताबिक गवर्नमेंट से मुराद यहां क्या है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। नेक्स्ट है जी, रेट एंड सिस अंडर द एक्ट प्राइमरीली पेएबल बाय। यानी इस एक्ट के तहत रेट एंड सिस बुनियादी तौर पर किस पर काबिल अदायगी हैं, तो याद रखिएगा लैंड लॉर्ड्स के ऊपर, लैंड ओनर्स के ऊपर जो है बीटा जवाब आएगा कि इनके ऊपर जो है अपना रेट्स एंड सिस जो है वो एप्लीकेबल है। सेक्शन 4 के पार्ट 11 के मुताबिक रेट्स एंड सिस जो है बुनियादी तौर पर लैंड ओनर के क्या होंगे, जिम्मे होंगे। नेक्स्ट है जी ए मुकर्रीदार इज अ पर्सन होल्डिंग लैंड इन विच डिस्ट्रिक्ट। मुकर्रीदार से मुराद वो शख्स है जो किस अजला में जमीन रखता हो। तो याद रखिएगा वो बंदा जो अटक और रावलपिंडी में जमीन रखता हो उसको हम मुकर्रीदार कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। यानी कि सेक्शन 4 के पार्ट 20 के मुताबिक मुकर्रीदार वो शख्स है जो अटक और रावलपिंडी में जो है वो क्या रखता हो, जमीन रखता हो। नेक्स्ट है जी, द पावर टू फिक्स द डेट्स फॉर रिलिंक्विशमेंट एंड इजेक्टमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज इन द एक्ट इज विस्टेड इन द। यानी कि रिलिंक्विशमेंट छुड़ाने को कहते हैं और इजेक्टमेंट बेदखली को कहते हैं। इन दोनों के लिए इस एक्ट में दी गई तारीखों के अलावा दीगर तारीखें जो हैं वो मुकर्रर करने का अख्तियार किसके पास है, तो आप बताएंगे ये जो अख्तियार है ये बेसिकली सूबाई हुकूमत के पास है। ये अख्तियार किसके पास है, तो ये अख्तियार सूबाई गवर्नमेंट के पास है। सूबाई गवर्नमेंट जो है ये काम कर सकती है। इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो चार्ली आएगा। तो सेक्शन 52 के मुताबिक सूबाई गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन के जरिए दीगर तारीखें जो है वो मुकर्रर कर सकती है। तो चार्ली जवाब आएगा जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास एन अल्ट्रेशन ऑफ रेंट अंडर द सेक्शन 27 एडजस्टमेंट विद द लैंड रेवेन्यू इज डीम्ड टू। यानी कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 27 के तहत लैंड रेवेन्यू के साथ एडजस्टमेंट के नतीजे में रेंट की तब्दीली को क्या समझा जाएगा। तो याद रखिएगा रेंट की तब्दीली जो है उसमें ना कोई इजाफा होगा ना ही कोई कमी होगी। यानी नेदर एन इनहेंसमेंट एंड नॉर आ रिडक्शन, ना कोई इजाफा होगा और ना ही कोई जो है वो क्या होगी, रिडक्शन होगी। यानी इसके मुताबिक ना कोई इजाफा होगा और ना ही कोई रिडक्शन होगी। चार्ली जवाब आएगा इसका। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट है हमारे पास रिमिशन ऑफ रेंट बाय अ कोर्ट अंडर द सेक्शन 29
फॉर द calamity रिक्वायर्स द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ, यानी अगर किसी कानून के तहत जो कालमिटी है यानी कुदरती आफात के बायस अदालत रेंट में रिमिशन कमी देना चाहे तो इसे पहले किसकी इजाजत दरकार होगी? याद रखिएगा, इसको पहले जो है वो कलेक्टर की इजाजत दरकार होगी। बीटा जो है वो इसका आंसर आएगा, यानी कि सेक्शन 29 के मुताबिक अदालत कलेक्टर की पेशगी इजाजत से रेंट में रिमिशन जो है वो दे सकती है। तो रेंट में रिमिशन हमेशा किसकी इजाजत से होगा? आप याद रखेंगे, कलेक्टर की। नेक्स्ट है जी, what is when the rent is deposit with revenue officer under the section 31 it is deemed to be, यानी कि यहां पे ये कह रहा है कि सेक्शन 31 जब रेंट को रेवेन्यू ऑफिसर के पास जमा कराया जाए तो सेक्शन 31 के तहत उसे किस नोयत की अदायगी जो है वो समझा जाएगा? याद रखिएगा, इसका जवाब जो है वो बीटा आएगा, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, मालिक को अदायगी जो है वो समझा जाएगा, अ पेमेंट मेड टू द लैंडलॉर्ड। जी, तो याद रखिएगा सेक्शन 32 के मुताबिक ऐसी जमाशुदा रकम लैंडलॉर्ड को अदाशुदा डीम्ड पेमेंट जो है वो क्या होगी? तस्वर होगी। नेक्स्ट है, ए टेनेंट कैन नॉट रिप्लेनिश ओनली अ पार्ट ऑफ हिज टेनेंसी विदाउट द कंसेंट ऑफ, कोई भी टेनेंट अपनी टेनेंसी का सिर्फ कुछ हिस्सा लैंडलॉर्ड की इजाजत के बगैर छोड़ नहीं सकता। ये शर्त किसके तहत बयान की गई है? याद रखिएगा, ये लैंडलॉर्ड की शराइत में सेक्शन 37 के मुताबिक जो किरायादार है वो लैंडलॉर्ड की रजामंदी के बगैर टेनेंसी का कुछ हिस्सा जो है वो नहीं छोड़ सकता। चार्ली जवाब आएगा, तो किसकी इजाजत के बगैर? लैंडलॉर्ड की इजाजत के बगैर। तो इसका आंसर क्या आएगा? चार्ली आएगा। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट हमारे पास है द फॉर्म एंड द लैंग्वेज ऑफ एप्लीकेशंस एंड नोटिसेस फॉर द इजेक्टमेंट आर प्रेस्क्राइब्ड बाय द रूल्स मेड अप ऑफ, इजेक्टमेंट की एप्लीकेशंस और नोटिसेस की फॉर्म जो है और लैंग्वेज जो है वो किसके बनाए गए कवायद के मुताबिक होती हैं? तो आप बताओगे ऑलवेज बी अकॉर्डिंग टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो इसका जवाब क्या आएगा बेटा? ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक होती हैं। सेक्शन 46 के मुताबिक ये कवायद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बनाए हुए होंगे। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।